आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के जजमेंट को ओवर रूल किया और जिस केस के जजमेंट आने के बाद लेजिस्लेशन ने, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 24th अमेंडमेंट की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में नए क्लॉज ऐड किए थे। इस केस की जजमेंट के बारे में बात करेंगे, इश्यूज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और क्या बैकग्राउंड था इस केस का उसके बारे में भी बात करेंगे। इस केस के जजमेंट में 11 जजेस की बेंच बैठी थी, जब के टाइम के चीफ जस्टिस थे के सुब्बा राव। तो आइए अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। जब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद से ही जब पहली अमेंडमेंट हुई थी 1951 में, तब से ही कुछ क्वेश्चंस अराइज होने लग गए उस अमेंडमेंट के बारे में और उन्हीं क्वेश्चंस को देखा गया शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में। गोलकनाथ के केस को समझने से पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी शंकरी प्रसाद के केस के बारे में। शंकरी प्रसाद जो 1951 का केस था, उसमें कुछ क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट अमेंडमेंट की लीगलिटी के बारे में, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ यूज़ किया गया है उसमें क्या अमेंडमेंट भी उस में होता है। इसका मतलब ये कि क्या अगर इंडियन लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है, क्या वो आर्टिकल 13(2) में जो लॉ टर्म यूज़ की गई है उसमें आएगा कि नहीं आएगा। और तीसरी बात ये कि आर्टिकल 360 के 8 के अंदर क्या लेजिस्लेशन के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। इस केस में जब जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर पावर है लेजिस्लेशन के पास कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। और उसके बाद जो दूसरा केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वो भी इसी सीक्वेंस में आया जिसमें 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और 9th शेड्यूल जो ऐड हुआ था, जिसमें 9th शेड्यूल में ऐसी कहे थे एक बैग टाइप था जिसमें कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट अगर डालो तो वो जुडिशल रिव्यू से बाहर रहेगा। इसका मतलब ये कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल में डाला तो वहाँ पर कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उस एक्ट के लिए कोई जजमेंट दे। इवन अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट करता है वो लॉ, तो जज के पास, जो ये कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उस लॉ को रिव्यू कर सके। ये 9th शेड्यूल था। लेकिन सज्जन सिंह के केस में भी 17th अमेंडमेंट को वैलिड कहा गया था और कहा गया था कि जो केस सज्जन शंकरी प्रसाद का है उसी स्टे में भी इस केस की भी जजमेंट आई थी। यानी कि जो दोनों केस थे वो पार्लियामेंट को पावर दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जो आईसी गोरखनाथ का केस आया, उसके बाद से ही लेजिस्लेशन और जुडिशरी के बीच में तनातनी शुरू हो गई। फैक्ट्स क्या थे आईसी गोरखनाथ के केस में? जैसा कि मैंने बात किया, 9th शेड्यूल का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद से जो भी लॉ बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा, वो 44 लॉज जो थी उस शेड्यूल में डाले गए थे। तो पंजाब ने भी एक एक्ट लाया जिसका नाम था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनर एक्ट 1953। इसमें जो था फैक्ट्स इस केस के ये हैं कि दो भाई थे, मिस्टर हेनरी गोलखनाथ और विलियम गोलखनाथ। उनके पास, दोनों के पास 500 एकड़ की लैंड थी जलंधर और पंजाब में। इस एक्ट में जब पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया तो एक्ट के अंदर ये कहा गया कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, वो 15 एकड़ तक की लैंड कल्टीवेशन के लिए रख सकते हैं और बाकी का जो लैंड है वो स्टेट को जाएगा और जो टीनेंट्स हैं उन लैंड के, उनको जाएगा, ताकि जो सरकार के पास लैंड आएगी तो उन लोगों को लैंड प्रोवाइड कराएगी सरकार जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। ऐसे ही आईसी गोलखनाथ के केस में इन दोनों भाइयों के पास जो 500 एकड़ थी, उसके बाद इस एक्ट का इंट्रोडक्शन के बाद उनके पास सिर्फ 30 एकड़ लैंड ही रहती थी, बाकी लैंड स्टेट को जानी थी। तो इस पर आपत्ति जताते हुए दोनों जो गोलखनाथ
हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। इन्होंने यहाँ पे कहा कि पार्लियामेंट इज़ नॉट एम्पावर टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) जिसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट को। और दूसरा उन्होंने आर्टिकल 19(f) का जिक्र किया, जिसमें आर्टिकल 19(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था पहले, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद उसको रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। इसको चैलेंज किया गया इस केस में। उसके बाद ये फैक्ट्स थे। फैक्ट्स के बाद इशू आए। इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने ये थे कि वेदर द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स चेंज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की चेंजेस और उसको ख़त्म करने की पावर जो आर्टिकल 368 के अंदर है, क्या आर्टिकल 360 हैज़ पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट? क्या फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है लेजिस्लेशन 368 के अंदर? और तीसरी बात ये कि किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है। और चौथी बात ये कि फंडामेंटल राइट्स क्या अमेंडमेंट के ज़रिए लिए जा सकते हैं। जो लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्या? जजमेंट इस केस में 11 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें 6:5 के रेशो में जजमेंट आई थी। इस केस में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो इस जजमेंट का रहा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि जो पहले जजमेंट दे चुके हैं इस केस में वो वैलिड रहेंगे, लेकिन आगे के केसेस पर ये जजमेंट अप्लाई होगा। इस केस में जजमेंट ये हुई थी कि अमेंडिंग पावर डज नॉट इंक्लूड द अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे अमेंडिंग पावर जो आर्टिकल 368 के अंदर थी वो फंडामेंटल राइट्स पर अप्लाई नहीं होगी, ये जजमेंट में आया। और ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है, वो एम्पावर नहीं है कि पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको अमेंड कर सके। और पार्लियामेंट ऐसे लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में हो, और ऐसे अगर कोई लॉ बनाए गए तो वो वाइड हो जाएंगे। ये जजमेंट आई इस केस में। और इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि ये आगे के केसेस पर अप्लाई होगा जो जजमेंट पहले ही हो चुके हैं इसके रिलेटेड। अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहे हैं तो भी पुराने जजमेंट ही अप्लाई होंगे उन केसेस पे। इसमें इस केस के जजमेंट में यही हुआ था कि जो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अमेंड कर सके, मॉडिफाई कर सकते या रिमूव कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, उस सोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर की जो शुरुआत हुई थी इसी जजमेंट से शुरुआत हुई थी। जैसे कि इस केस को बाद में ओवर रूल किया गया था केशवानंद भारती केस में, उसके बारे में भी वीडियो में बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वो वीडियो भी नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। उस केस को केशवानंद भारती केस में एक अलग व्यू दिया था, लेकिन उससे पहले 24th अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, जिसमें आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 और 368 में क्लॉज 3 ऐड किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कर सकती है चेंजेस, वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को और फंडामेंटल राइट को। क्लॉज 4 में उन्होंने ऐड किया था, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस आर्टिकल 13 में जो क्लॉज 4 ऐड किया गया था उसमें कहा गया था कि फंडामेंटल, मकसद यही था कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने की वो पावर उसमें ऐड करी गई थी 368 के अंदर। तो ये पूरा केस था केशवानंद भारती, जिसमें जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस को ओवर रूल करा था। और उसके साथ इसी केस से शुरुआत हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को, जिसमें पार्लियामेंट से पावर
एक टाइप से कह सकते हैं छीनी गई थी कि वो फंडामेंटल राइट को